गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड हेजिंग। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को समझने से पहले हम समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, राइट, और इंडिया हमारी डोमेस्टिक कंट्री है, तो देखो इंडिया की जो भी करेंसी होगी वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होगी। मान लीजिए रुपीज इंडिया की करेंसी है, तो वो हो गई हमारी डोमेस्टिक करेंसी। तो यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है कि जो इंडिया वाले लोग हैं उनकी डोमेस्टिक करेंसी रुपीज है, तो बाकी रिमेनिंग जितनी भी करेंसी है होल ओवर द वर्ल्ड वो सारी की सारी कही जाएंगी फॉरेन एक्सचेंज। इज इट क्लियर? अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज तो हमें क्लियर हो गया। अब हम इसकी आगे की टर्मिनोलॉजी समझेंगे। अब हम एक बात देखते हैं कि $1 इज इक्वल टू ₹70 है। इसका मतलब हमने कल क्लियर किया था कि $1 में इंडिया के कितने यूनिट्स इंक्लूड हो रही हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट था। ठीक है, तो हमें एक बात पता चल गई यहाँ से। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि क्या ये हमेशा 70 ही रहने वाला है? क्या ये कभी $1 इज इक्वल टू ₹60 नहीं हो सकता? या क्या ये $1 इज इक्वल टू ₹80 नहीं हो सकता? हो सकता है, फ्लक्चुएशन आ सकती हैं। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये $1 ₹70 था, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है आपको, ठीक है, कि ये $1 ₹70 के इक्वल था कि जब हम $1 अगर हमें लेना है तो 70 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि $1 अगर आपको लेना है तो आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे, तो क्या इंडिया के लिए ये फायदा नहीं है? तो दैट मीन्स कि इंडिया की करेंसी जो है यहाँ पर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आगे हम समझेंगे, पहले आप इतना समझो। फिर अगर $1 लेने के लिए मुझे 80 रुपीज देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है, मुझे ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स कि इंडिया की करेंसी यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो, जो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 4 टर्म्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। और वो 4 टर्म्स कौन सी? एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यू और डी वैल्यू। कहने का मीनिंग ये है कि जहां पर हमारे $1 की वैल्यू 70 रुपीज थी और वहां पर अब $1 की वैल्यू 60 रुपीज हो गई, दैट मीन्स कि वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। और अगर इंडिया की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो या तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन या बोलेंगे रीवैल्यू। अब वो कैसे बोलेंगे आगे मैं बताऊंगी आपको। एक बार ये और देख लो, अगर पहले $1 की वैल्यू 70 रुपीज थी और अब $1 की वैल्यू 80 रुपीज हो गई, दैट मीन्स कि करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। और अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो या तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन या उसको बोलेंगे डी वैल्यू। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कब हम उसको एप्रिसिएशन और कब हम उसको रीवैल्यू बोलेंगे, कब हम उसको डेप्रिसिएशन और कब हम उसको डी वैल्यू बोलेंगे, राइट? देखो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपकी बात आए कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, मार्केट फोर्सेस की वजह से आपकी वैल्यू की, जो इंडिया की वैल्यू थी, करेंसी की वैल्यू थी, वो इंक्रीज हुई है, उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। और मार्केट फोर्सेस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है करेंसी की तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ओके, रीवैल्यू और डी वैल्यू कब बोलेंगे? ड्यू टू मॉनेटरी अथॉरिटी, ड्यू टू मॉनेटरी अथॉरिटी, क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी अगर आपकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं रीवैल्यू और डी वैल्यू। यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो ये एप्रिसिएशन और वैल्यू की, जो करेंसी की वैल्यू है उसमें डेप्रिसिएशन जो होता है उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, उसको
फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएट एक्सचेंज रेट बोलते हैं, इसको लर्न करना। और री वैल्यू और डी वैल्यू को अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ड्यू टू मार्केट फोर्सेस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, अगर हो रही है वो डिक्रीज तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, अगर वो हो रही है इंक्रीज तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? ओके। अगर वो मॉनेटरी अथॉरिटी की वजह से अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे डी वैल्यू, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलेंगे री वैल्यू। मॉनेटरी अथॉरिटी यहाँ पर क्या है? हमारी आरबीआई है, मीनिंग आरबीआई अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज कर रही है तो उसको बोलेंगे डी वैल्यू, अगर इंक्रीज कर रही है तो उसको बोलेंगे री वैल्यू। ओके, देखो एक कंसेप्ट और याद रखना, जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस और उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लक्चुएट एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जो मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा डी वैल्यू या री वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को हम जब समझते हैं तो हमें एक बात याद रखनी पड़ती है कि कोई भी इंटरनेशनल फर्म आप लगा लीजिए, वो डील जब करती है ना तो वो फॉरेन एक्सचेंज या हम कह सकते हैं फॉरेन करेंसी में करती है। ओके, तो जो फॉरेन करेंसी होती है हमारी और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, क्या उन दोनों की वैल्यू ऑलवेज सेम रहती है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, फ्लक्चुएट तो होती है। तो जब वो वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, जैसे अब हमने पहले अभी पढ़ा था कि कैसे डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, तो वो जो ट्रेडर्स है या जो इनमें डील कर रहा है ना, उसके अंदर डर होता है कि कहीं वैल्यू ज्यादा ही ना इंक्रीज हो जाए या ज्यादा ही ना डिक्रीज हो जाए, जो भी है उसको डर रहता है। तो उसे डर को बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। This exposes the firm to what is called the foreign exchange risk. वो हमें क्लियर हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, कि हमारी जो डोमेस्टिक फर्म की जो करेंसी होती है वो इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल फर्म फ्लक्चुएट होती रहती है, तो उसका हमें एक डर होता है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब इसके रिगार्डिंग हमारे सामने 3 एक्सपोजर्स हैं। कितने हैं? 3 एक्सपोजर्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों एक्सपोजर्स आपको इतने अच्छे से क्लियर करने हैं कि यूजीसी नेट हमेशा इसमें से क्वेश्चन देता है और आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, राइट। अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एक्सपोजर से, आप निकाल कर देख भी सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक्सपोजर इतने अच्छे वे में कराने वाली हूँ कि आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। डेली का हम एक एक्सपोजर करेंगे, 3 दिन में हमारे एक्सपोजर कंप्लीट हो जाएंगे, बट हमारे साथ के साथ 2 मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। ओके, तो 3 एक्सपोजर्स के नाम हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सेकंड है हमारा इकोनॉमिक एक्सपोजर और थर्ड है हमारा ट्रांसलेशन एक्सपोजर। देखो आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे क्लियर, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस मीनिंग कोई हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसमें हमें कोई रिस्क दिखाई दे रहा है। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया लिमिटेड की कोई कंपनी है, ए इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और उसको क्या एक मशीनरी की रिक्वायरमेंट है। उसने यूएसए की किसी कंपनी से ये कहा कि आप मुझे एक मशीनरी दे दीजिए, राइट। अब उसने इससे मांगा तो दैट मीन्स कि इंडिया क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। ओके, और वो इंपोर्ट जो कर रही है वो कितनी रुपए का है? $1 लाख की है, $1 लाख की। ओके, $1 लाख की वो मशीनरी इंपोर्ट कर रही है यूएसए से। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आज जब वो उसने पूछा कि मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, यूएसए ने उसको मशीनरी भेज दी, राइट। अब इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? ये बोला यूएसए को कि प्लीज आप हमसे आज पैसे मत लीजिए,
आप ऐसा करिए, हम 3 मंथ के बाद आपको पैसे दे देंगे $1,00,000। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 3 महीने के बाद जो डॉलर की वैल्यू है वो सेम रहेगी। मान लीजिए आज वैल्यू थी $1 की 60 रुपीज। ओके, तो उसको कितने लाख रुपीज देने थे? 60 लाख रुपीज देने थे ना। अब जो इंडिया लिमिटेड वाले हैं उसने कहा कि 3 महीने के बाद हम आपको $1,00,000 दे देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये डॉलर की वैल्यू 80 रुपीज हो जाती है तो 3 महीने के बाद वो 60 लाख यूएसए को देगा या 80 लाख? देखो, उसको 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे यूएसए को। तो दिस इज नोन एज, जो ए लिमिटेड है वो ट्रांजैक्शन रिस्क को एक्सपोज कर रहा है। ओके, कौन सा एक्सपोजर हो गया ये? ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर, मीनिंग जो उसने ट्रांजैक्शन की है ना उसमें उसको रिस्क लग रहा है। ओके, क्लियर हुआ कि अगर वो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, अब उसको इसकी वजह से 20 लाख रुपए और ज्यादा देने पड़ सकते हैं। और यहाँ तक अभी 20 लाख नॉर्मली नहीं है, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन होता है ना, आप सभी जानते हो। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन वो जो इंसान है, जो ट्रेडर है, जो लिमिटेड कंपनी है, जो भी है, उसके दिमाग में तो है ना कि कुछ भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन की वजह से रिस्क अराइज होता है ना, उसको ही बोलते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ओके, इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया?